दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे काम कैसे कर जाते हैं जिन्हें दुनिया असंभव मानती है? कोई साधारण इंसान विश्व स्तरीय खिलाड़ी बन जाता है। कोई एक छोटे से विचार से अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी कर देता है। कोई इंसान अपने जीवन की सीमाओं को तोड़कर ऐसा मुकाम हासिल कर लेता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल लगती है। तो सवाल ये है, क्या ये लोग हमसे अलग पैदा होते हैं? क्या इनके पास कोई ऐसी खास शक्ति होती है जो आम लोगों के पास नहीं होती? या फिर असंभव को संभव बनाने का कोई विज्ञान, कोई सिस्टम, कोई फॉर्मूला है? इसी सवाल का जवाब देती है स्टीवन कॉटलर की महान पुस्तक द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। ये किताब हमें सिखाती है कि असंभव कोई दीवार नहीं, बल्कि एक भ्रम है। हमारी ज्यादातर सीमाएं वास्तविक नहीं होती, बल्कि हमारे मन द्वारा बनाई गई होती हैं। इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे असंभव वास्तव में क्या है, फ्लो स्टेट क्या होता है और ये आपकी क्षमता को कई गुना कैसे बढ़ा सकता है, मोटिवेशन को मास्टरी में कैसे बदला जाता है, और वो ब्लूप्रिंट क्या है जिसकी मदद से ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये आपके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जगाने की यात्रा है। तो अगर आप अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, अगर आप पीक परफॉर्मेंस, फोकस, क्रिएटिविटी और सक्सेस के अगले स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज जो सिद्धांत आप सीखने वाले हैं वे आपकी सोच बदल सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बदल सकते हैं और शायद आपकी जिंदगी भी। तो आइए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। हम में से अधिकतर लोग असंभव शब्द को एक अंतिम सत्य मानते हैं। अगर कोई कहे कि यह काम असंभव है तो हम मान लेते हैं कि सचमुच ये किया ही नहीं जा सकता। लेकिन स्टीवन कॉटलर इस सोच को शुरुआत में ही चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, असंभव अक्सर सचमुच असंभव नहीं होता, वो केवल हाईली इम्प्रॉबेबल होता है। यानी ऐसा काम जो मुश्किल है, दुर्लभ है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये फर्क बहुत गहरा है, क्योंकि जब आप किसी चीज को असंभव मान लेते हैं तो आपका दिमाग कोशिश करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप उसे केवल कठिन मानते हैं तो दिमाग रास्ते खोजने लगता है। यहीं से पूरी किताब शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि मानव इतिहास उन्हीं लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने असंभव शब्द को गलत साबित किया। एक समय 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ना असंभव माना जाता था। विशेषज्ञ कहते थे, अगर कोई इंसान ऐसा करेगा तो उसका शरीर टूट जाएगा। फिर रॉजर बैनिस्टर ने यह कर दिखाया, और हैरानी की बात, उसके बाद अगले कुछ वर्षों में कई लोगों ने वही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सवाल यह है, पहले यह असंभव क्यों लग रहा था? क्योंकि लोगों के दिमाग में एक मानसिक सीमा बनी हुई थी। जैसे ही किसी ने उसे तोड़ा, बाकी लोगों को भी विश्वास मिल गया। यही असंभव का पहला रहस्य है। बहुत बार असंभव वास्तविकता नहीं, परसेप्शन होता है। हम अपनी क्षमता को कम आंकते हैं। हमारी सोच, समाज, डर, पिछले अनुभव सब मिलकर सीमाएं बना देते हैं और हम उन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन कॉटलर कहते हैं, अगर इंसान ने उड़ना सीखा, चांद पर पहुंचा, इंटरनेट बनाया, तो असंभव की परिभाषा बार बार बदली है। यानी इम्पॉसिबल एक मूविंग टारगेट है। आज जो असंभव लगता है, कल सामान्य बन सकता है। अब लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं, असंभव के भी स्तर होते हैं। पहला स्तर व्यक्तिगत असंभव, यानी वो चीजें जिन्हें आप अपने लिए असंभव मानते हैं। जैसे, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं डिसिप्लिन नहीं बन सकता। ये सब पर्सनल इम्पॉसिबल्स हैं। दूसरा स्तर सामाजिक असंभव, जब समाज कहता है ये नहीं हो सकता, लेकिन इतिहास बताता है समाज बार बार गलत साबित हुआ है। तीसरा स्तर वैश्विक असंभव, वे ब्रेक थ्रूज जो पूरी दुनिया बदल देते हैं। यहीं इनोवेशन जन्म लेता है। और कॉटलर कहते हैं, महान लोग इन्हीं बाउंड्रीज को चैलेंज करते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, भीतर है। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन सर्वाइवल मशीन है। ये कंफर्ट चाहता है, रिस्क पसंद नहीं करता, अननोन से डरता है। और इसलिए जैसे ही आप कुछ बड़ा सोचते हैं, दिमाग कहता है, मत करो, बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। यही इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग इसे समझते हैं। वे डर को स्टॉप साइन नहीं, सिग्नल मानते हैं। अगर कोई चीज थोड़ी डरावनी लग रही है तो शायद वही ग्रोथ का रास्ता है। यही कॉटलर एक शक्तिशाली विचार देते हैं। इम्पॉसिबल अचीवमेंट टैलेंट से कम, साइकोलॉजी से ज्यादा जुड़ी है, क्योंकि अक्सर समस्या स्किल की नहीं, बिलीफ की होती है। जब बिलीफ बदलता है, बिहेवियर बदलता है, बिहेवियर बदलता है, रिजल्ट्स बदलते हैं,
और धीरे धीरे इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाता है। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। सोचिए एलन मस्क। इलेक्ट्रिक कार्स मास स्केल पर, लोगों ने कहा असंभव। रीयूजेबल रॉकेट्स, असंभव। मार्स कॉलोनाइजेशन, पागलपन। लेकिन हर बड़ा ब्रेक थ्रू पहले इम्पॉसिबल ही लगता है। ये पैटर्न है और यही इस किताब का फाउंडेशन है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, ठीक है, इम्पॉसिबल इल्यूजन हो सकता है, लेकिन उसे पॉसिबल कैसे बनाएं? यही इस किताब का असली खेल है। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, इम्पॉसिबल अचीव करने के लिए 4 पिलर्स चाहिए: मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो। और अगले अध्यायों में हम इन्हीं पिलर्स को गहराई से समझेंगे। लेकिन पार्ट 1 का सबसे बड़ा लेसन याद रखिए, आपकी ज्यादातर सीमाएं वास्तविक नहीं हैं, वे अजम्पशंस हैं, और अजम्पशंस को तोड़ा जा सकता है। असंभव कोई दीवार नहीं, दरवाजा है, जो केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो नॉक करने की हिम्मत रखते हैं। अब आगे हम समझेंगे वो आंतरिक ईंधन क्या है जो इम्पॉसिबल जर्नीज को शुरू करता है, और वो है मोटिवेशन। पिछले भाग में हमने समझा कि असंभव अक्सर वास्तव में असंभव नहीं होता, बल्कि एक मानसिक सीमा होता है। लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि मैं कर सकता हूं काफी नहीं है, क्योंकि बड़े लक्ष्य सिर्फ प्रेरणा से हासिल नहीं होते, उनके लिए लगातार ऊर्जा चाहिए। ऐसी ऊर्जा जो मुश्किल दिनों में भी आपको आगे बढ़ाती रहे। और स्टीवन कॉटलर कहते हैं, यही मोटिवेशन है। लेकिन मोटिवेशन को अक्सर लोग गलत समझते हैं। हम सोचते हैं मोटिवेशन मतलब उत्साह, जोश, एक्साइटमेंट। लेकिन लेखक कहते हैं वो मोटिवेशन नहीं है, वो मोमेंटरी इमोशन है। सच्ची मोटिवेशन वो ताकत है जो आपको लंबे समय तक एक्शन में बनाए रखती है, और इम्पॉसिबल गोल्स के लिए यही चाहिए। अब बड़ा सवाल, मोटिवेशन पैदा कैसे होती है? कॉटलर कहते हैं, मोटिवेशन कोई रहस्य नहीं, एक साइंस है। और इसका पहला तत्व है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी भीतर से आने वाली प्रेरणा। बाहरी इनाम नहीं, भीतर की आग। अगर आप कोई काम सिर्फ पैसे, प्रेज या अप्रूवल के लिए कर रहे हैं तो मोटिवेशन कमजोर होगी। लेकिन अगर वही काम क्यूरियोसिटी, पैशन या पर्पस से जुड़ा है तो ऊर्जा अलग स्तर की होगी। यही लेखक पैशन की बात करते हैं, लेकिन पैशन को भी वो अलग तरीके से समझाते हैं। पैशन कोई मैजिकल फीलिंग नहीं, बल्कि रिपीटेड क्यूरियोसिटी है। यानी जिस चीज की तरफ बार बार आपका ध्यान जाता है, वहीं पैशन का बीज छिपा है। हो सकता है आपको आइडियाज बनाना पसंद हो, लर्निंग पसंद हो, राइटिंग, स्पीकिंग, क्रिएटिंग, यहीं से शुरुआत होती है। और जब पैशन पर्पस से जुड़ता है तो मोटिवेशन पावरफुल बन जाती है। पैशन पूछता है मुझे क्या एक्साइट करता है, पर्पस पूछता है मैं ये किस लिए कर रहा हूं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ऑर्डिनरी एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसिस्टेंस में बदल जाता है। अब कॉटलर मोटिवेशन के कुछ मुख्य ड्राइवर्स बताते हैं। पहला, क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा बहुत अंडर एस्टिमेटेड शक्ति है। जब आप जेन्युइनली किसी चीज को समझना चाहते हैं तो एफर्ट भारी नहीं लगता। क्यूरियोसिटी फ्रिक्शन कम कर देती है, लर्निंग आसान हो जाती है। दूसरा, ऑटोनॉमी। हम सब कंट्रोल चाहते हैं। जब हमें लगता है हम अपने चॉइसेस खुद बना रहे हैं, मोटिवेशन बढ़ती है। लेकिन जब सब मजबूरी लगता है, एनर्जी गिरने लगती है। तीसरा, मास्टरी। मानव स्वभाव ग्रोथ चाहता है। जब हमें महसूस होता है कि हम बेहतर हो रहे हैं, मोटिवेशन अपने आप बढ़ती है। छोटे छोटे प्रोग्रेस सिग्नल्स बहुत पावरफुल होते हैं। यही वजह है कि प्रोग्रेस मोटिवेशन पैदा करती है। हम अक्सर सोचते हैं मोटिवेशन एक्शन पैदा करता है, लेकिन कई बार एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है। पहला कदम लो, छोटी जीत मिलेगी, वो अगला कदम लेने की शक्ति देगी। ये साइकिल है। अब कॉटलर एक और बड़ा पॉइंट रखते हैं। फेयर भी मोटिवेशन बन सकता है, लेकिन सही तरह इस्तेमाल किया जाए तो। फेलियर का डर आपको रोक भी सकता है और पुश भी कर सकता है। डिफरेंस इंटरप्रिटेशन का है। अगर आप फियर को खतरा समझते हैं, आप पीछे हटेंगे। अगर आप उसे चैलेंज समझते हैं, आप ग्रो करेंगे। इम्पॉसिबल अचीवर्स यही करते हैं। वे डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं, उसे फ्यूल बनाते हैं। अब लेखक मोटिवेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं। उन्होंने इसे कहा मोटिवेशन इक्वेशन। मोटिवेशन इज इक्वल टू पर्पस प्लस ऑटोनॉमी प्लस मास्टरी प्लस क्यूरियोसिटी प्लस पैशन। इनमें से जितने ज्यादा तत्व होंगे, ड्राइव उतनी मजबूत होगी। और ध्यान दीजिए, यह विल पावर की बात नहीं है। विल पावर लिमिटेड होती है, मोटिवेशन डिजाइन्ड हो सकती है। यही फर्क है। अगर आपका गोल आपको इमोशनली पुल नहीं कर रहा तो डिसिप्लिन ज्यादा देर टिकेगा नहीं। इसलिए कॉटलर कहते हैं, अपने इम्पॉसिबल गोल को इमोशनली मीनिंगफुल बनाओ। सिर्फ मुझे सफल होना है काफी नहीं। क्यों सफल होना है, किसके लिए, किस बदलाव के लिए? ये क्लैरिटी मोटिवेशन को गहरा बनाती है। अब सोचिए, क्यों बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं? क्योंकि गोल बड़ा था लेकिन फ्यूल कमजोर था।
इंजन था, एनर्जी नहीं थी, और बिना फ्यूल इम्पॉसिबल जर्नी पूरी नहीं होती। अब यहाँ एक गहरी बात, मोटिवेशन स्टैटिक नहीं है, ये रोज मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे एम्बिशन को मीनिंग चाहिए। इसीलिए हाई परफॉर्मर्स अपने एनवायरनमेंट को भी डिजाइन करते हैं, ऐसे हैबिट्स, रूटीन्स और इनपुट्स रखते हैं जो मोटिवेशन को अलाइव रखें। लेकिन सिर्फ मोटिवेटेड होना इनफ नहीं, क्योंकि रॉ मोटिवेशन दिशा नहीं देती। उस एनर्जी को पीक परफॉर्मेंस में बदलने के लिए एक विशेष स्टेट चाहिए, एक ऐसी अवस्था जहां फोकस गहरा हो जाता है, टाइम धीमा लगने लगता है और परफॉर्मेंस असाधारण हो जाती है। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, यही है फ्लो स्टेट। और अगले भाग में हम समझेंगे फ्लो आखिर क्या है और क्यों लेखक इसे इम्पॉसिबल अचीवमेंट का सीक्रेट वेपन कहते हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि फ्लो स्टेट पीक परफॉर्मेंस की वो अवस्था है जहां इंसान अपनी सामान्य क्षमता से कहीं ऊपर परफॉर्म करता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर फ्लो इतनी शक्तिशाली अवस्था है तो उसमें प्रवेश कैसे किया जाए? क्या ये केवल लकी मोमेंट्स में होता है या इसे जानबूझकर पैदा किया जा सकता है? स्टीवन कॉटलर कहते हैं, हाँ, किया जा सकता है, और इसके लिए होते हैं फ्लो ट्रिगर्स। ट्रिगर यानी ऐसी कंडीशंस जो हमारे दिमाग को फ्लो की दिशा में धकेलती हैं। जैसे एक चाबी दरवाजा खोलती है, वैसे ये ट्रिगर्स फ्लो के दरवाजे खोलते हैं। कॉटलर कई ट्रिगर्स बताते हैं, लेकिन इस समरी में हम उन प्रमुख ट्रिगर्स को समझेंगे जो इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस के लिए फाउंडेशन बनते हैं। पहला ट्रिगर, क्लियर गोल्स। दिमाग क्लैरिटी पसंद करता है। जब आपको ठीक ठीक पता है कि अभी इस क्षण क्या करना है, फोकस शार्पन हो जाता है। लेकिन जब गोल वेग हो, कुछ प्रोडक्टिव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो माइंड स्कैटर हो जाता है। फ्लो क्लैरिटी मांगता है। यही वजह है हाई परफॉर्मर्स बड़े गोल्स को छोटे एक्शनेबल गोल्स में तोड़ते हैं। एक समय में एक स्पष्ट लक्ष्य, यही अटेंशन को स्टेबलाइज करता है। दूसरा ट्रिगर, इमीडिएट फीडबैक। फ्लो को फीडबैक चाहिए। क्यों? क्योंकि फीडबैक कोर्स करेक्शन देता है। अगर आप जानते हैं क्या सही चल रहा है और क्या गलत, तो अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। एथलीट्स को फीडबैक तुरंत मिलता है, राइटर्स को सेंटेंसेस से मिलता है, स्पीकर्स ऑडियंस रिएक्शन से पाते हैं। फीडबैक फोकस को डीपन करता है। तीसरा ट्रिगर, चैलेंज स्किल बैलेंस। इसे हमने पिछले भाग में छुआ था, अब गहराई से समझते हैं। अगर टास्क बहुत आसान है, माइंड बोर्ड होगा। अगर बहुत कठिन है, फियर पैदा होगा। लेकिन जब चैलेंज स्किल से लगभग 4% ऊपर हो, यानी थोड़ा स्ट्रेच, वहीं फ्लो की संभावना बढ़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ग्रोथ कंफर्ट में नहीं, एज पर होती है, और इम्पॉसिबल सीकर्स एज पर ही काम करते हैं। चौथा ट्रिगर, डीप कंसंट्रेशन। फ्लो डिस्ट्रैक्शन से नहीं आता, फ्रैगमेंटेड अटेंशन से फ्लो इम्पॉसिबल है। अगर हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन देख रहे हैं, माइंड फ्लो में नहीं जाएगा। फ्लो इमर्जन चाहता है, पूर्ण डूबना। इसीलिए डीप वर्क फ्लो का साथी है। जब अटेंशन अनइंटरप्टेड रहती है, तभी माइंड डीपर स्टेट्स में उतरता है। पांचवा ट्रिगर, रिस्क। ये सुनकर कई लोग चौंकते हैं, रिस्क फ्लो ट्रिगर कैसे हो सकता है? कॉटलर कहते हैं, क्योंकि रिस्क अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाता है। जब स्टेक्स बढ़ते हैं, माइंड शार्पन हो जाता है। इसीलिए पब्लिक परफॉर्मेंस, कंपटीशन, डेडलाइंस कई बार फ्लो एक्टिवेट करते हैं। ये जरूरी नहीं फिजिकल रिस्क ही हो, क्रिएटिव रिस्क भी हो सकता है, इमोशनल रिस्क भी। कंफर्ट छोड़ना ही रिस्क है, और अक्सर फ्लो कंफर्ट जोन के बाहर मिलता है। अब एक और शक्तिशाली ट्रिगर, नॉवेल्टी। ब्रेन नई चीजों पर नेचुरली अटेंशन देता है। कुछ नया सीखना, नई अप्रोच, नया चैलेंज, ये क्यूरियोसिटी जगाते हैं, और क्यूरियोसिटी फ्लो फ्यूल करती है। यही कारण है रेपिटेटिव बोरिंग रूटीन्स क्रिएटिविटी मार देती हैं। नॉवेल्टी कॉन्शियसनेस को जागृत करती है। अब सोशल ट्रिगर्स की बात। अगर टीम वर्क या कोलैबोरेशन में काम हो, तो ग्रुप फ्लो भी पॉसिबल है। जब लोग शेयर्ड गोल, ट्रस्ट और सिंक्रोनाइज्ड एक्शन में काम करते हैं, तो कलेक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। महान टीम्स इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। अब ध्यान दीजिए, ये ट्रिगर्स मैजिक बटन्स नहीं हैं, इनका पर्पस प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है। फ्लो फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इनवाइट किया जा सकता है। ट्रिगर्स इन्विटेशन है। अब एक प्रैक्टिकल इंसाइट, ज्यादातर लोग फ्लो चाहते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट फ्लो विरोधी बना लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन, मल्टीटास्किंग, अनक्लियर प्रायोरिटीज, कांस्टेंट इंटरप्शंस, ये सब फ्लो डिस्ट्रॉय करते हैं। कॉटलर कहते हैं, पीक परफॉर्मर्स फ्लो के लिए एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं। वे चांस पर निर्भर नहीं रहते, सिस्टम बनाते हैं। अब एक सटल लेकिन गहरी बात,
फ्लो ट्रिगर्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल्स नहीं हैं, ये कॉन्शियसनेस शिफ्टिंग टूल्स हैं। ये आपके काम करने के तरीके को बदलते हैं, और जब काम करने का तरीका बदलता है, रिजल्ट्स बदलते हैं। यही इम्पॉसिबल परस्यूट रियलिस्टिक लगने लगती है। लेकिन अब एक प्रश्न बचता है, फ्लो में जाना एक बात है, लेकिन स्किल इतनी तेजी से कैसे बढ़े कि इम्पॉसिबल गोल्स सचमुच अचीवेबल बन जाएं, यानी एक्सेलरेटेड लर्निंग कैसे हो? स्टीवन कॉटलर कहते हैं, इम्पॉसिबल अचीवर्स केवल अलग परफॉर्म नहीं करते, वे अलग सीखते भी हैं। और अगले भाग में हम समझेंगे एक्सेलरेटेड लर्निंग का विज्ञान। अब तक हमने समझा कि असंभव को संभव बनाने के लिए बिलीफ चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और फ्लो स्टेट चाहिए। लेकिन अब एक बहुत व्यावहारिक प्रश्न सामने आता है। अगर गोल बड़ा है तो स्किल भी बड़ी चाहिए, और स्किल बिना लर्निंग के नहीं आती। यहीं स्टीवन कॉटलर एक गहरी बात कहते हैं, इम्पॉसिबल गोल्स असल में लर्निंग चैलेंजेस हैं। ज्यादातर लोग इम्पॉसिबल को टैलेंट प्रॉब्लम समझते हैं। वो सोचते हैं, मेरे पास नेचुरल गिफ्ट नहीं है, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हूं, मैं उस लेवल तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन कोटलर कहते हैं, अक्सर फर्क टैलेंट में नहीं, लर्निंग स्पीड में होता है। जो लोग तेजी से सीखते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, और यही इम्पॉसिबल अचीवमेंट की रीढ़ है। अब सवाल, लर्निंग एक्सेलरेट कैसे होती है? लेखक कहते हैं, पहला सिद्धांत है लर्न एट द एज, यानी वहां सीखो जहां चैलेंज थोड़ा डिस्कंफर्ट पैदा करे। अगर आप केवल वही दोहराते हैं जो पहले से आता है, ग्रोथ धीमी होगी। लेकिन जब आप स्किल की सीमा के थोड़ा बाहर प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेन अडैप्ट करना शुरू करता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ दिमाग खुद को बदल सकता है, नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है, यानी आपका ब्रेन फिक्स नहीं है, ट्रेनेबल है। यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटी की जड़ है। अब सोचिए, अगर ब्रेन बदल सकता है तो आइडेंटिटी भी बदल सकती है। यानी मैं ऐसा नहीं हूं, ये स्थायी सत्य नहीं, ये टेम्पररी बिलीफ हो सकता है। अब कोटलर लर्निंग का दूसरा प्रिंसिपल बताते हैं, चंकिंग। बड़ी स्किल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो। मास्टर्स पूरी स्किल एक साथ नहीं सीखते, वे कंपोनेंट्स सीखते हैं, एक एक पीस, फिर उन्हें जोड़ते हैं। यही मास्टरी प्रोसेस है। एक म्यूजिशियन नोट से शुरू करता है, एथलीट मूवमेंट से, राइटर सेंटेंसेस से। ग्रेटनेस चंक से बनती है। अब तीसरा प्रिंसिपल, डेलिबरेट प्रैक्टिस। सिर्फ रेपिटेशन इंप्रूवमेंट नहीं लाती, फोकस्ड करेक्शन लाती है। यानी प्रैक्टिस नहीं, करेक्ट प्रैक्टिस। ज्यादातर लोग कंफर्टेबल रेपिटेशन करते हैं, मास्टर्स डिस्कंफर्ट प्रैक्टिस करते हैं, जहां वीकनेस एक्सपोज हो। यही ग्रोथ पैदा करता है। अब यहां फ्लो फिर से जुड़ता है। कोटलर कहते हैं, फ्लो लर्निंग एक्सेलरेट करता है। क्यों? क्योंकि फ्लो में अटेंशन बढ़ती है, रिटेंशन बढ़ता है, पैटर्न रिकग्निशन तेज होती है, और ब्रेन अधिक अडैप्टेबल बनता है। यानी फ्लो केवल परफॉर्मेंस टूल नहीं, लर्निंग टूल भी है। इसीलिए इम्पॉसिबल अचीवर्स फ्लो और लर्निंग को साथ यूज करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, फेलियर एज डेटा। साधारण लोग फेलियर को डिफीट मानते हैं, हाई परफॉर्मर्स फीडबैक मानते हैं। अगर कोई अटेम्प्ट फेल हुआ तो इंफॉर्मेशन मिली, क्या काम नहीं कर रहा ये पता चला, और ये लर्निंग है। यही ग्रोथ माइंडसेट जन्म लेता है। हर मिस्टेक स्किल बिल्ड कर सकती है, अगर ईगो बीच में ना आए। अब कोटलर स्पीड ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। वे कहते हैं, फ्यूचर उन्हीं का है जो फास्टेस्ट लर्नर्स हैं। आज नॉलेज तेजी से बदल रही है, जो जल्दी अडैप्ट करेगा वही आगे निकलेगा, और इम्पॉसिबल परस्यूट्स अडैप्टेशन मांगती हैं। अब एक गहरी इंसाइट, लर्निंग लीनियर नहीं होती। कई बार लंबे समय तक प्रोग्रेस दिखती नहीं, फिर अचानक लीप आता है। इसे नॉन लीनियर ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। बहुत लोग इसी फेज में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है एफर्ट बेकार जा रहा है, लेकिन अंदर स्किल कंपाउंड हो रही होती है, और एक पॉइंट पर एक्सप्लोजन होता है। यही मास्टरी कर्व है। अब एक पावरफुल थॉट, स्किल स्टैकिंग। कोटलर इस आइडिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। एक स्किल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने से ज्यादा पावरफुल है मल्टीपल यूजफुल स्किल्स कंबाइन करना। मान लीजिए कोई एवरेज राइटर है, एवरेज स्पीकर है, एवरेज मार्केटर है, अलग अलग एवरेजेस, लेकिन कंबाइन करें तो पावरफुल एडवांटेज बन सकता है। यही स्किल स्टैकिंग है, और इम्पॉसिबल गोल्स में यह बहुत काम आता है। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं? क्योंकि वे फास्टर लर्नर्स बन जाते हैं। उनकी ग्रोथ आइडेंटिटी से नहीं, लर्निंग वेलोसिटी से तय होती है।
और ये किसी के लिए भी संभव है। अब पार्ट 5 का कोर लेसन, इम्पॉसिबल अचीव करने का मतलब अक्सर सुपर ह्यूमन बनना नहीं, सुपर लर्नर बनना है। क्योंकि जो तेजी से सीखता है वो तेजी से इवॉल्व करता है, और जो इवॉल्व करता है वही बाउंड्रीज तोड़ता है। लेकिन लर्निंग और स्किल काफी नहीं। कई बार ब्रेक थ्रू स्किल से नहीं, न्यू आइडियाज से आते हैं, इनोवेशन से आते हैं, क्रिएटिविटी से आते हैं। और अगले भाग में हम समझेंगे क्रिएटिविटी और इनोवेशन इम्पॉसिबल को कैसे जन्म देते हैं। अब तक हमने समझा कि मोटिवेशन आपको यात्रा शुरू कराती है, फ्लो आपकी परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है और एक्सेलरेटेड लर्निंग आपको तेजी से इवॉल्व कराती है। लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न आता है, अगर सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो ब्रेक थ्रू किससे आता है? वो लीप कहां से आता है जो ऑर्डिनरी प्रोग्रेस को इम्पॉसिबल अचीवमेंट में बदल देता है? स्टीवन कॉटलर कहते हैं उसका उत्तर है क्रिएटिविटी। क्योंकि इम्पॉसिबल अक्सर पुराने तरीके से सॉल्व नहीं होता, उसे नए सोच की जरूरत होती है, इनोवेशन की जरूरत होती है, और यही क्रिएटिविटी का क्षेत्र है। लेकिन क्रिएटिविटी को लोग अक्सर गलत समझते हैं। बहुत लोग मानते हैं क्रिएटिविटी कलाकारों की चीज है, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स की। लेकिन कॉटलर कहते हैं क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता है, नई पॉसिबिलिटीज देखना। जहां दूसरे दीवार देखते हैं वहां रास्ता देखना, यही क्रिएटिविटी है, और इम्पॉसिबल इसी से टूटता है। सोचिए, अगर किसी ने कभी ये कल्पना ना की होती कि इंसान उड़ सकता है तो हवाई जहाज ना बनता। अगर किसी ने रीयूजेबल रॉकेट की कल्पना ना की होती तो स्पेस एक्सप्लोरेशन अलग होती। हर ब्रेक थ्रू पहले इमेजिनेशन था, फिर इनोवेशन बना। अब कॉटलर एक महत्वपूर्ण इंसाइट देते हैं, क्रिएटिविटी रैंडम लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं है, ये ट्रेन की जा सकती है, डेवलप की जा सकती है। और इसका पहला आधार है पैटर्न रिकग्निशन। क्रिएटिव लोग अक्सर ऐसी कनेक्शंस देख लेते हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। दो अनरिलेटेड आइडियाज जोड़ देते हैं और नया कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। इनोवेशन कई बार इन्वेंशन नहीं, रिकॉम्बिनेशन होती है, पुराने आइडियाज की नई अरेंजमेंट। यही क्रिएटिविटी की शक्ति है। अब दूसरा प्रिंसिपल, डाइवर्जेंट थिंकिंग। साधारण थिंकिंग एक उत्तर खोजती है, क्रिएटिव थिंकिंग कई संभावनाएं खोजती है। ये पूछती है, अगर इसका दूसरा रास्ता हो तो, अगर ऑपोजिट अप्रोच सही हो तो, अगर नियम गलत हो तो। यही क्वेश्चनिंग इनोवेशन पैदा करती है। इम्पॉसिबल अचीवर्स अजम्पशंस चैलेंज करते हैं और अक्सर ब्रेक थ्रू वहीं छिपा होता है। अब यहां फ्लो फिर से आता है। कॉटलर कहते हैं फ्लो क्रिएटिविटी एम्पलीफाई करता है, क्योंकि फ्लो में पैटर्न रिकग्निशन बढ़ती है, नोवेल कनेक्शंस आसान होती हैं, इनसाइट्स उभरते हैं। कई महान डिस्कवरीज ऐसे मोमेंट्स में आईं जब माइंड अनयूजुअली ओपन स्टेट में था, यानी क्रिएटिविटी और फ्लो गहरे जुड़े हैं। अब एक और शक्तिशाली विचार, रिस्क क्रिएटिविटी का हिस्सा है, क्योंकि नया आइडिया अनसर्टेन होता है, गारंटी नहीं होती। क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, फेलियर भी। इसीलिए बहुत लोग क्रिएटिव ब्रेक थ्रू तक नहीं पहुंचते, वे सेफ आंसर्स चुनते हैं। लेकिन इम्पॉसिबल सेफ थिंकिंग से नहीं टूटता, उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए। अब एक्सपेरिमेंटेशन समझिए। हाई परफॉर्मर्स हर आइडिया को फाइनल ट्रूथ नहीं मानते, वे टेस्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इटरेट करते हैं। यानी इनोवेशन परफेक्ट आइडिया से नहीं, रिपीटेड रिफाइनमेंट से बनती है। ये प्रोसेस है, फ्लैश ऑफ जीनियस नहीं। अब कॉटलर बताते हैं एनवायरनमेंट क्रिएटिविटी पर गहरा असर डालता है। अगर एनवायरनमेंट रिजिड हो, फियर बेस्ड हो, तो क्रिएटिविटी सिकुड़ती है। अगर क्यूरियोसिटी फ्रेंडली हो तो एक्सपैंड होती है। इसलिए महान इनोवेटर्स अक्सर एक्सप्लोरेशन कल्चर बनाते हैं, क्योंकि आइडियाज वैक्यूम में नहीं खिलते। अब एक सटल इंसाइट, क्रिएटिविटी बोर्डम के खिलाफ भी पैदा हो सकती है। जब माइंड के पास स्पेस होता है तब इंसाइट्स इमर्ज करते हैं। इसीलिए कई ब्रेक थ्रू शावर में, वॉक में, साइलेंस में आते हैं, क्योंकि माइंड प्रोसेसिंग कर रहा होता है। हम अक्सर कांस्टेंट इनपुट में रहते हैं और वंडर करते हैं आइडियाज क्यों नहीं आते। लेकिन क्रिएटिविटी को ब्रीदिंग रूम चाहिए। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, इम्पॉसिबल थिंकर्स प्रॉब्लम्स को डिफरेंटली फ्रेम करते हैं। ऑर्डिनरी माइंड पूछता है ये कैसे होगा, क्रिएटिव माइंड पूछता है इसे नए तरीके से कैसे देखा जाए। यही रीफ्रेमिंग ब्रेक थ्रू पैदा करती है। और कई बार प्रॉब्लम वही रहती है, लेकिन परसेप्शन बदलते ही सॉल्यूशन दिखने लगता है। यही इनोवेशन का चमत्कार है। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग लिमिट्स देखते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज। अक्सर फर्क इंटेलिजेंस नहीं, क्रिएटिव लेंस का होता है, और ये लेंस ट्रेन हो सकता है। अब पार्ट 6 का मुख्य लेसन, इम्पॉसिबल सिर्फ हार्डवर्क से नहीं टूटता, क्रिएटिव लीप से टूटता है। कई बार नेक्स्ट लेवल ज्यादा एफर्ट से नहीं, न्यू अप्रोच से आता है, और यही इनोवेटर्स समझते हैं।
लेकिन अब एक और प्रैक्टिकल सवाल, अगर क्रिएटिविटी, लर्निंग और फ्लो हमारे पास है तो इन्हें डेली लाइफ में कंसिस्टेंट कैसे रखा जाए? पीक परफॉर्मेंस हैबिट्स कैसे बने? क्योंकि ओकेजनल ब्रेक थ्रू काफी नहीं, सस्टेन्ड एक्सीलेंस चाहिए। और अगले भाग में हम समझेंगे पीक परफॉर्मेंस हैबिट्स का विज्ञान। अब तक हमने समझा कि असंभव को संभव बनाने के लिए माइंडसेट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, फ्लो चाहिए, लर्निंग चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। लेकिन अब एक बहुत व्यावहारिक सवाल सामने आता है। अगर ये सब प्रिंसिपल्स इतनी शक्तिशाली हैं, तो अधिकतर लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को लगातार क्यों नहीं मेंटेन कर पाते? क्यों ब्रेक थ्रू मोमेंट्स आते हैं लेकिन टिकते नहीं? स्टीवन कोटलर कहते हैं, क्योंकि पीक परफॉर्मेंस इवेंट नहीं, सिस्टम है, और सिस्टम हैबिट से बनता है। यानी ग्रेटनेस इंस्पिरेशन से कम, डेली आर्किटेक्चर से ज्यादा बनती है। यहीं पीक परफॉर्मेंस हैबिट्स की भूमिका शुरू होती है। लेखक कहते हैं, असंभव उपलब्धियां बड़े हीरोइक मोमेंट से कम, छोटी डिसिप्लिन रूटीन से ज्यादा बनती हैं। जो आप रोज करते हैं वही अंततः आपको बनाता है। अब पहली आदत, फोकस रिचुअल्स। हाई परफॉर्मर्स फोकस को चांस पर नहीं छोड़ते, वे उसे स्केड्यूल करते हैं। क्योंकि डीप वर्क एक्सीडेंट से नहीं होता, एनवायरनमेंट और रिचुअल से होता है। एक निश्चित समय, एक निश्चित जगह, एक निश्चित पैटर्न ब्रेन को सिग्नल देता है, अब सीरियस वर्क का समय आया है। धीरे धीरे रिचुअल फोकस ट्रिगर बन जाता है और यही फ्लो प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। अब दूसरी आदत, एनर्जी मैनेजमेंट। बहुत लोग टाइम मैनेज करते हैं, लेकिन एलीट परफॉर्मर्स एनर्जी मैनेज करते हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस एग्जॉस्टेड स्टेट में सस्टेन नहीं होती। कोटलर बार बार बताते हैं, रिकवरी परफॉर्मेंस का विरोधी नहीं, उसका हिस्सा है। स्लीप, रिकवरी, मेंटल रीसेट, ये लग्जरी नहीं, परफॉर्मेंस टूल्स हैं। अगर एनर्जी कोलैप्स हो जाए तो फोकस, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन सब गिरते हैं। इसीलिए सस्टेनेबल एक्सीलेंस रिकवरी मांगती है। तीसरी आदत, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। ये बहुत गहरा प्रिंसिपल है। बहुत लोग बर्स्ट्स में काम करते हैं, कुछ दिन बहुत मेहनत, फिर कोलैप्स। लेकिन मास्टरी बर्स्ट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। छोटी डेली प्रोग्रेस कंपाउंड होती है, और कंपाउंड ग्रोथ शुरुआत में धीमी लगती है, लेकिन बाद में एक्सप्लोसिव हो सकती है। यही हाई परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स है। अब चौथी आदत, चैलेंज कैलिब्रेशन। पीक परफॉर्मर्स खुद को लगातार स्ट्रेच करते हैं, लेकिन बर्नआउट तक पुश नहीं करते। वे चैलेंज एडजस्ट करते हैं, इतना कठिन कि ग्रोथ हो, इतना नहीं कि सिस्टम टूट जाए। यही सस्टेनेबल एज है और यही फ्लो फ्रेंडली जोन है। अब एक महत्वपूर्ण हैबिट, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन। कोटलर स्पष्ट कहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड अटेंशन डिस्ट्रॉय करती है, और अटेंशन पीक परफॉर्मेंस की करेंसी है। अगर अटेंशन फ्रैगमेंटेड है तो ग्रेटनेस फ्रैगमेंटेड होगी। इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर्स अक्सर रूथलेस होते हैं, क्या इग्नोर करना है ये लेकर। क्योंकि सक्सेस कई बार इस पर नहीं बनती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर कि आप क्या नहीं करते। अब एक और पावरफुल हैबिट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। साधारण लोग बिहेवियर बदलना चाहते हैं, हाई परफॉर्मर्स आइडेंटिटी बनाते हैं। वे कहते नहीं, मुझे डिसिप्लिन्ड होना है, वे सोचते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं। यह सटल फर्क बड़ा है, क्योंकि आइडेंटिटी बिहेवियर ड्राइव करती है। जब सेल्फ इमेज बदलती है, एक्शंस नेचुरल लगने लगते हैं। यही लॉन्ग टर्म चेंज बनाता है। अब कोटलर एक और क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं, एनवायरनमेंट ऑफन बीट्स विल टावर। बहुत लोग डिसिप्लिन की कमी समझते हैं, जबकि प्रॉब्लम एनवायरनमेंट डिजाइन की होती है। अगर एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्रेंडली है तो स्ट्रगल बढ़ेगा। अगर एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस फ्रेंडली है तो एक्सीलेंस आसान होगी। हाई परफॉर्मर्स सिस्टम्स बनाते हैं ताकि सही बिहेवियर डिफॉल्ट बन जाए। अब एक गहरी बात, पीक परफॉर्मेंस हैबिट्स प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स नहीं है। वे माइंड को ऐसी अवस्था में रखते हैं जहां एक्सीलेंस रिपीटेबल बनती है, और रिपीटेबल एक्सीलेंस ही मास्टरी है। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स को एक्सीडेंट की तरह एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ लोग रेगुलरली? डिफरेंस हैबिट्स है। एक चांस पर चलता है, दूसरा सिस्टम पर, और इम्पॉसिबल सिस्टम वालों के पक्ष में झुकता है। अब पार्ट 7 का कोर लेसन, अगर आप ग्रेटनेस को ओकेजनल इंस्पिरेशन पर छोड़ेंगे तो रिजल्ट्स भी ओकेजनल होंगे। लेकिन अगर एक्सीलेंस हैबिट बन गई तो इम्पॉसिबल भी रूटीन लगने लगेगा। लेकिन यहां एक दिलचस्प प्रश्न आता है, क्या सिर्फ ग्रिट, डिसिप्लिन और हैबिट्स ही काफी हैं, या कुछ और भी चाहिए? क्या सिर्फ हार्ड परसिस्टेंस से इम्पॉसिबल टूटता है?
स्टीवन कोटलर कहते हैं, हम ग्रिट को अक्सर ओवररेट करते हैं और अगले भाग में हम समझेंगे ग्रिट वर्सेस फ्लो और क्यों केवल संघर्ष हमेशा उत्तर नहीं होता। अब तक हमने मोटिवेशन, फ्लो, लर्निंग, क्रिएटिविटी और पीक परफॉर्मेंस हैबिट्स को समझा। अब एक बहुत दिलचस्प और गहरा प्रश्न सामने आता है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट केवल ग्रिट से आती है? क्या सफलता का मतलब सिर्फ लगातार संघर्ष करना है? दुनिया अक्सर यही कहती है, कड़ी मेहनत करो, दर्द सहो, लगातार पुश करते रहो, नेवर क्विट। और इसमें सच्चाई भी है। ग्रिट यानी लंबी अवधि तक परसिवियरेंस महत्वपूर्ण है, लेकिन स्टीवन कोटलर यहां एक महत्वपूर्ण चुनौती रखते हैं। वो कहते हैं, ग्रिट जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं, क्योंकि सिर्फ जोर लगाते रहना हमेशा पीक परफॉर्मेंस नहीं देता। कई बार ये बर्नआउट देता है, स्टैग्नेशन देता है और कभी-कभी मीडियोक्रिटी को ही लंबा खींच देता है। यही फ्लो एक ऑल्टरनेटिव नहीं, अपग्रेड बनकर आता है। पहले ग्रिट समझते हैं। ग्रिट का अर्थ दिक्कतों के बावजूद टिके रहना, हार न मानना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये बहुत शक्तिशाली गुण है। इम्पॉसिबल परस्यूट्स में इसकी जरूरत होती है, लेकिन समस्या तब होती है जब ग्रिट को केवल स्ट्रगल के रूप में समझा जाए, जब एफर्ट का मतलब केवल फ्रिक्शन बन जाए। कोटलर कहते हैं, पीक परफॉर्मर्स हमेशा हार्डर नहीं काम करते, कई बार स्मार्टर स्टेट में काम करते हैं। यही फ्लो का महत्व आता है। फ्लो स्ट्रगल को एलिमिनेट नहीं करता, लेकिन स्ट्रगल को ऑप्टिमाइज करता है। ये एफर्ट को डायरेक्शन देता है, रेजिस्टेंस कम करता है, एनर्जी लीकेज कम करता है और आउटपुट बढ़ाता है। एक तरह से ग्रिट इंजन है, फ्लो टर्बोचार्जर। अब सोचिए, अगर दो लोग समान मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक फ्रैगमेंटेड अटेंशन और सेल्फ डाउट में काम कर रहा हो और दूसरा फ्लो स्टेट में, तो रिजल्ट्स अलग होंगे। यही स्टेट एडवांटेज है। कोटलर कहते हैं, हमने अक्सर सफरिंग को सक्सेस से जोड़ दिया है, जैसे अगर कुछ पेनफुल नहीं है तो वैल्यूएबल नहीं। लेकिन यह हमेशा सच नहीं। कई बार एक्सीलेंस स्ट्रगल से नहीं, डीप एंगेजमेंट से आती है, और यही फ्लो देता है। अब एक सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट। ग्रिट आपको पाथ पर बनाए रखती है, फ्लो पाथ को एनर्जाइज करता है। ग्रिट कहती है, चलते रहो, फ्लो कहता है, ऐसे चलो कि परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई हो। दोनों विरोधी नहीं, पूरक हैं। लेकिन बहुत लोग ग्रिट पर ओवर डिपेंड करते हैं और फ्लो कल्टीवेट नहीं करते। यही लिमिटेशन आती है। अब कोटलर एक और महत्वपूर्ण इंसाइट देते हैं। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है। आप लगातार प्योर फोर्स से परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन फ्लो इंट्रिंसिकली रिवॉर्डिंग है, यानी उसमें काम करना खुद रिवॉर्डिंग लगता है। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। यही लॉन्ग टर्म इम्पॉसिबल परस्यूट्स के लिए क्रिटिकल है। अब एक उदाहरण सोचिए, अगर कोई एथलीट केवल ग्रिट पर ट्रेन करे, पुश पुश पुश, तो इंजरी या बर्नआउट का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन अगर वही फ्लो प्रिंसिपल्स, रिकवरी, चैलेंज बैलेंस के साथ ट्रेन करे, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और सस्टेनेबिलिटी भी। यही इंटेलिजेंट परसिस्टेंस है। अब एक गहरी फिलोसॉफिकल बात, ग्रिट अक्सर ड्यूटी से जुड़ती है, फ्लो जॉय से। और कोटलर कहते हैं, जॉय वीकनेस नहीं, परफॉर्मेंस एम्पलीफायर है। जब डीप एंजॉयमेंट एफर्ट से जुड़ता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंड्योरेंस जन्म लेती है। यही रीजन है कि पैशनेट हाई परफॉर्मर्स दशकों तक बने रहते हैं। सिर्फ डिसिप्लिन उन्हें नहीं चला रहा, एंगेजमेंट चला रही है। अब एक और मिसकंसेप्शन, फ्लो का मतलब आसान रास्ता नहीं, फ्लो कंफर्ट नहीं, फ्लो भी चैलेंज मांगता है, कई बार इंटेंस चैलेंज। लेकिन फर्क यह है, उस चैलेंज में कॉन्शियसनेस अलग ऑपरेट करती है, फियर कम इंटरफियर करता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस घटती है और परफॉर्मेंस राइज करती है। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत के बावजूद एवरेज रिजल्ट्स पाते हैं और कुछ लोग सीमिंगली एफर्टलेस एक्सीलेंस दिखाते हैं। अक्सर फर्क एफर्ट क्वांटिटी में नहीं, स्टेट क्वालिटी में होता है। और कोटलर इसी क्वालिटी शिफ्ट की बात करते हैं। अब पार्ट 8 का कोर लेसन, इम्पॉसिबल केवल स्टबर्न परसिस्टेंस से नहीं टूटता, ऑप्टिमाइज्ड परसिस्टेंस से टूटता है। ग्रिट आपको गिरने से बचाती है, फ्लो आपको ऊंचा उठाती है, और दोनों साथ हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संभव होने लगता है। लेकिन अब एक और वास्तविक प्रश्न आता है, अगर हम इम्पॉसिबल गोल्स परस्यू करेंगे तो फेलियर, फियर और अनसर्टेनिटी तो आएंगे ही। तब क्या करें? डर को ऑब्स्टिकल नहीं, फ्यूल कैसे बनाएं?
अगले भाग में हम समझेंगे फियर, फेलियर और इम्पॉसिबल अचीवमेंट का संबंध। अब तक की यात्रा में हमने एक बात बार बार देखी है, इम्पॉसिबल परस्यूट आसान रास्ता नहीं है। उसमें अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, चैलेंज है और इसलिए नेचुरली फियर भी है। लेकिन अब बड़ा प्रश्न, अगर डर स्वाभाविक है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग उससे रुकते क्यों नहीं? वे फेलियर से टूटते क्यों नहीं? स्टीवन कॉटलर कहते हैं क्योंकि वे फियर और फेलियर को अलग नजर से देखते हैं। जहां साधारण लोग ऑब्स्टिकल देखते हैं, वहां हाई परफॉर्मर्स इंफॉर्मेशन देखते हैं। यही माइंडसेट सब बदल देता है। पहले फियर को समझते हैं। अधिकतर लोग डर को वार्निंग मानते हैं, मत जाओ, खतरा है, रुको। लेकिन कॉटलर कहते हैं कई बार फियर स्टॉप साइन नहीं, कंपस होता है, दिशा दिखाने वाला। अगर कोई काम आपको थोड़ा डरा रहा है तो संभव है वही ग्रोथ जोन हो। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट के बाहर होती है। कंफर्ट फैमिलियर है, ग्रोथ अनफैमिलियर, और अनफैमिलियर अक्सर डर पैदा करता है। यानी फियर कई बार संकेत है आप सीमा के पास हैं। अब ध्यान दीजिए, ये रेकलेस रिस्क लेने की बात नहीं, ये साइकोलॉजिकल फियर को समझने की बात है। पब्लिक स्पीकिंग का डर, फेलियर का डर, जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर, ये सब अक्सर वास्तविक खतरे नहीं, मेंटल कंस्ट्रक्शंस हैं और यही लिमिट्स बनाती हैं। अब कॉटलर एक गहरा पॉइंट रखते हैं, फियर परफॉर्मेंस एनर्जी भी बन सकता है अगर इंटरप्रिटेशन बदल जाए। अगर आप एंजाइटी को ब्रेकडाउन नहीं, एक्टिवेशन समझें, तो वही एनर्जी फोकस बन सकती है। एलीट परफॉर्मर्स यही करते हैं, प्रेशर को एनिमी नहीं, फ्यूअर बनाते हैं। अब फेलियर की बात। फेलियर से लगभग हर इंसान बचना चाहता है क्योंकि फेलियर ईगो को चोट देता है, आइडेंटिटी हिलाता है। लेकिन इम्पॉसिबल जर्नी में फेलियर एक्सेप्शन नहीं, प्रोसेस है। कॉटलर कहते हैं अगर आप फेलियर अवॉइड कर रहे हैं तो शायद आप एज पर नहीं खेल रहे, और अगर एज पर नहीं खेल रहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेक थ्रू भी मुश्किल है। अब यहां सबसे पावरफुल रीफ्रेम आता है, फेलियर इज फीडबैक। ये क्लीशे नहीं, परफॉर्मेंस प्रिंसिपल है। हर फेल्ड अटेम्प्ट डेटा देता है, क्या काम नहीं किया, क्या एडजस्ट करना है, क्या सीखना है, और ये लर्निंग लूप बनाता है। यही इनोवेटर्स करते हैं। वे फेलियर काउंट नहीं करते, इटरेशंस काउंट करते हैं। अब सोचिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब के हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर हर फेलियर को फाइनल डिफीट मान लेते तो ब्रेक थ्रू न होता। इम्पॉसिबल अक्सर रिपीटेड करेक्शन से जन्म लेता है। अब कॉटलर बताते हैं फियर और फेलियर का संबंध आइडेंटिटी से भी जुड़ा है। अगर आप फेलियर को मैं असफल हूं मानते हैं तो पेन गहरा होगा, लेकिन अगर आप उसे ये एक्सपेरिमेंट असफल हुआ मानते हैं तो लर्निंग बची रहती है। ये आइडेंटिटी सेपरेशन बहुत क्रिटिकल है। फेलिंग एट समथिंग और बीइंग अ फेलियर दो अलग बातें हैं। हाई परफॉर्मर्स ये फर्क समझते हैं। अब एक और सटल इंसाइट, इम्पॉसिबल गोल्स में अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती। आप क्लैरिटी के साथ भी अननोन फेस करेंगे, और यही करेज चाहिए। लेकिन करेज फियर की अनुपस्थिति नहीं, फियर के बावजूद आगे बढ़ना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। बहादुर लोग डरते नहीं, ऐसा नहीं, वे डर के साथ एक्ट करते हैं, और यही ग्रोथ पैदा करता है। अब कॉटलर रिस्क टॉलरेंस की बात करते हैं। इम्पॉसिबल अचीवर्स अक्सर रिस्क एलिमिनेट नहीं करते, मैनेज करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ब्लाइंड लीप नहीं, इंटेलिजेंट लीप। यही सस्टेनेबल बोल्डनेस है। अब सोचिए, क्यों कई लोग टैलेंट होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं? क्योंकि फियर डिसीजंस चला रहा होता है, जजमेंट का डर, मिस्टेक का डर, एम्बैरेसमेंट का डर, और धीरे धीरे पोटेंशियल सिकुड़ जाता है। लेकिन जो फियर के बावजूद मूव करते हैं, उनकी आइडेंटिटी एक्सपैंड होने लगती है, और आइडेंटिटी एक्सपेंशन इम्पॉसिबल परस्यूट का हिडन इंजन है। अब एक और पावरफुल थॉट, कई बार बिगेस्ट फियर फेलियर नहीं, सक्सेस का होता है, क्योंकि सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है, चेंज लाता है, अननोन फ्यूचर लाता है, और सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस वही बनती है। कॉटलर इनडायरेक्टली ये दिखाते हैं अक्सर बिगेस्ट बैटल्स एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होती हैं, और इम्पॉसिबल पहले भीतर जीता जाता है, फिर बाहर। अब पार्ट 9 का मुख्य लेसन, फियर दुश्मन नहीं, सिग्नल हो सकता है, फेलियर अंत नहीं, फीडबैक हो सकता है। और अगर आपने फियर को फ्यूल और फेलियर को टीचर बना लिया तो इम्पॉसिबल परस्यूट रेडिकली बदल जाती है।
लेकिन अब अंतिम बड़ा प्रश्न बचता है, अगर इन सारे प्रिंसिपल्स को एक ब्लूप्रिंट में बदलना हो तो प्रैक्टिकल रोड मैप क्या होगा? इम्पॉसिबल अचीव करने का वास्तविक सिस्टम क्या है? अगले भाग में हम पूरी किताब के एसेंस को एक ब्लूप्रिंट में समेटेंगे, द इम्पॉसिबल ब्लूप्रिंट। अब तक की इस यात्रा में हमने कई गहरे सिद्धांत समझे। हमने जाना, असंभव अक्सर इल्यूजन है, मोटिवेशन ईंधन है, फ्लो पीक परफॉर्मेंस का गेटवे है, लर्निंग ग्रोथ एक्सेलरेट करती है, क्रिएटिविटी ब्रेक थ्रू लाती है, हैबिट्स एक्सीलेंस को सस्टेन करती हैं, ग्रिट और फ्लो मिलकर ऑप्टिमाइज्ड परसिस्टेंस बनाते हैं, फियर सिग्नल बन सकता है और फेलियर फीडबैक। अब प्रश्न है, इन सबको जीवन में प्रैक्टिकली लागू कैसे किया जाए? क्या कोई ब्लूप्रिंट है जिससे इम्पॉसिबल परस्यूट को स्टेप बाय स्टेप जिया जा सके? स्टीवन कॉटलर कहते हैं, हां, और यही पूरी किताब का सार है। इम्पॉसिबल एक्सीडेंट नहीं, आर्किटेक्चर है, और इस आर्किटेक्चर के पिलर्स हैं। पहला पिलर, विजन। हर इम्पॉसिबल जर्नी एक विजन से शुरू होती है। ऐसा विजन जो ऑर्डिनरी गोल्स से बड़ा हो, जो सिर्फ कंफर्ट इंप्रूव ना करे, आइडेंटिटी एक्सपैंड करे। क्योंकि छोटे गोल्स इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस देते हैं, बड़े विजन ट्रांसफॉर्मेशन मांगते हैं, और इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है। लेकिन विजन वेक सपना नहीं होना चाहिए, उसे इमोशनली अलाइव होना चाहिए, इतना पावरफुल कि मुश्किल दिनों में भी पुल करे। यही विजन नॉर्थ स्टार बनता है। अब दूसरा पिलर, मोटिवेशनल फ्यूल। विजन डायरेक्शन देता है, मोटिवेशन मूवमेंट देती है। यही पर्पस, क्यूरियोसिटी, पैशन, मास्टरी जुड़ते हैं। अपने गोल से इमोशनल बॉन्ड बनाना जरूरी है, क्योंकि इम्पॉसिबल परस्यूट लॉजिक से कम मीनिंग से ज्यादा चलती है। जब पर्पस गहरा होता है, परसिस्टेंस नेचुरल लगती है। अब तीसरा पिलर, फ्लो एज परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर। यह ब्लूप्रिंट का कोर इंजन है। कॉटलर एसेंशियली कहते हैं, अगर आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस चाहते हैं तो फ्लो ऑप्शनल नहीं, एसेंशियल है। इसलिए अपने वर्क, लर्निंग और क्रिएटिविटी को फ्लो फ्रेंडली बनाना ब्लूप्रिंट का सेंट्रल पार्ट है। क्लियर गोल्स, डीप फोकस, चैलेंज एज, फीडबैक, ये हैबिट्स नहीं, परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर हैं। अब चौथा पिलर, कंटिन्यूअस लर्निंग। इम्पॉसिबल स्टैटिक स्किल से नहीं जीता जाता, एवोल्यूशन से जीता जाता है। यानी लगातार सीखना, अडैप्ट करना, रिफाइन करना, स्किल स्टैक बिल्ड करना। फ्यूचर उन्हीं का है जो फास्टर लर्नर्स हैं। इसलिए ब्लूप्रिंट में लर्निंग परमानेंट प्रैक्टिस है। अब पांचवा पिलर, क्रिएटिव लीप। कई गोल्स लीनियर एफर्ट से नहीं टूटते, नई अप्रोच चाहिए, इनोवेशन चाहिए। इसलिए इम्पॉसिबल ब्लूप्रिंट में क्रिएटिविटी लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। हर बड़े ऑब्स्टिकल पर यह प्रश्न, इस समस्या को नए तरीके से कैसे देखूं? यही ब्रेक थ्रू लेंस है। अब छठा पिलर, करेज थ्रू फियर। फियर आएगा, रेजिस्टेंस आएगी, सेल्फ डाउट आएगा। ब्लूप्रिंट ये नहीं कहता कि ये खत्म होगा, ये कहता है इनके बावजूद आगे बढ़ना सीखो। यही करेज है, और करेज इम्पॉसिबल परस्यूट की ऑपरेटिंग कंडीशन है। अब सातवां पिलर, रिकवरी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये अक्सर इग्नोर होता है, लेकिन कॉटलर बार बार संकेत देते हैं, बर्नआउट ग्रेटनेस नहीं, बैलेंस स्ट्रेटेजिक है। रिकवरी वीकनेस नहीं, परफॉर्मेंस फ्यूल है। अगर सिस्टम टिकाऊ नहीं तो इम्पॉसिबल परस्यूट टूट जाएगी। इसलिए सस्टेनेबिलिटी ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। अब इन पिलर्स को सीक्वेंस में देखिए। विजन दिशा देता है, मोटिवेशन चलाता है, फ्लो परफॉर्मेंस बढ़ाता है, लर्निंग इवॉल्व कराती है, क्रिएटिविटी लीप दिलाती है, करेज ऑब्स्टिकल्स पार कराता है, रिकवरी जर्नी सस्टेन करती है। यही इंटीग्रेटेड सिस्टम है और यही इम्पॉसिबल ब्लूप्रिंट। अब एक बहुत गहरी बात, कॉटलर का संदेश केवल अचीवमेंट के बारे में नहीं, आइडेंटिटी के बारे में भी है। क्योंकि इम्पॉसिबल परस्यू करते करते आप सिर्फ गोल नहीं बदलते, खुद बदलते हैं। आपकी सेल्फ कंसेप्ट बदलती है, और अक्सर सबसे बड़ी उपलब्धि बाहरी रिजल्ट नहीं, भीतरी एक्सपेंशन होती है। यानी इम्पॉसिबल जर्नी डेस्टिनेशन नहीं, बिकमिंग की प्रक्रिया है। अब सोचिए, अगर ऑर्डिनरी पर्सन इन प्रिंसिपल्स को सच में अप्लाई करे तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संभव है? कॉटलर का उत्तर है हां, क्योंकि इम्पॉसिबल रेयर टैलेंट का प्रिविलेज नहीं, ट्रेंड पॉसिबिलिटी है। यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रिजर्व नहीं, यह ह्यूमन पोटेंशियल का हिस्सा है। और शायद यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। अब इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक वाक्य में समेटें। इम्पॉसिबल तब संभव बनता है जब विजन बड़ा हो, मोटिवेशन गहरी हो,
फ्लो एक्टिवेटेड हो, लर्निंग तेज हो, क्रिएटिविटी खुली हो, फियर फ्यूल बन जाए और एक्सीलेंस हैबिट बन जाए। यहीं से एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुरू होता है और यहीं इस पुस्तक का मूल सार पूरा होता है। अब अगले अंतिम समापन में हम इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश समझेंगे और ये कि इस ज्ञान को जीवन में एक्शन में कैसे बदला जाए। तो दोस्तों, हमने इस पूरी यात्रा में एक बहुत गहरी बात समझी है। असंभव कोई स्थायी सच्चाई नहीं है। ये अक्सर एक परसेप्शन है, एक मानसिक सीमा, एक कहानी जिस पर लोग विश्वास कर लेते हैं। और स्टीवन कोटलर की द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें यही सिखाती है। मानव क्षमता हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। हम अपनी सीमाओं को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, बहुत जल्दी मान लेते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरी क्षमता बस इतनी है, मेरे हालात ऐसे हैं इसलिए मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकता। लेकिन यह पुस्तक कहती है शायद सच इसके ठीक उल्टा है। शायद आपके भीतर जितनी शक्ति है उसका बहुत छोटा हिस्सा ही आपने अब तक उपयोग किया है। और यही विचार एवरीथिंग बदल देता है। इस पूरी समरी में हमने देखा असंभव को चुनौती बिलीव से शुरू होती है, उस यात्रा को मोटिवेशन चलाती है, फ्लो आपकी परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई करता है, लर्निंग आपको इवॉल्व करती है, क्रिएटिविटी नए रास्ते खोलती है, हैबिट्स एक्सीलेंस को रूटीन बनाती हैं, फियर ऑब्स्टिकल नहीं सिग्नल हो सकता है, फेलियर अंत नहीं फीडबैक हो सकता है। और जब ये सब एक ब्लूप्रिंट बनते हैं तो ऑर्डिनरी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा संदेश अचीवमेंट नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि इम्पॉसिबल परस्यू करते हुए आप केवल गोल तक नहीं पहुंचते, आप बदलते हैं। आपकी आइडेंटिटी बदलती है, आपका कॉन्फिडेंस बदलता है, आपकी रियलिटी बदलती है। और यही असली जीत है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं जब मैं मंजिल पा लूंगा तब मैं पावरफुल बनूंगा। लेकिन सच्चाई यह है उस मंजिल तक पहुंचने की यात्रा ही आपको पावरफुल बनाती है। यही इम्पॉसिबल परस्यूट का रहस्य है। अब एक क्षण रुककर सोचिए, आपके जीवन में कौन सा ऐसा सपना है जिसे आपने कभी असंभव मान लिया था? शायद कोई बड़ा लक्ष्य, कोई स्किल, कोई विजन, कोई आइडेंटिटी जो आपको लगता था ये मेरे बस की बात नहीं। हो सकता है ये किताब उस बिलीफ को तोड़ने आई हो। क्योंकि इम्पॉसिबल कई बार बाहर नहीं भीतर बैठा होता है। और जैसे ही भीतर की सीमा टूटती है, बाहरी सीमाएं भी टूटने लगती हैं। स्टीवन कोटलर हमें याद दिलाते हैं हिस्ट्री उन लोगों ने नहीं बदली जिन्होंने लिमिट्स एक्सेप्ट की, हिस्ट्री उन लोगों ने बदली जिन्होंने लिमिट्स क्वेश्चन की। और शायद अगला ब्रेक थ्रू आपके भीतर छिपा हो, लेकिन उसके लिए पहला कदम लेना होगा। क्योंकि इम्पॉसिबल अचानक पॉसिबल नहीं बनता, पहले बिलीफ बदलता है, फिर बिहेवियर, फिर आइडेंटिटी और फिर रियलिटी। यही ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस है। और शायद इस पूरी किताब को एक वाक्य में कहा जाए तो वो ये होगा, असंभव कोई दीवार नहीं, दरवाजा है, जो उन्हीं के लिए खुलता है जो नॉक करने की हिम्मत रखते हैं। तो इस समरी से अगर एक बात अपने साथ लेके जाएं तो ये, अपने लिमिट्स पर दोबारा विश्वास मत कीजिए, उन्हें परखिए, चैलेंज कीजिए, एक्सपैंड कीजिए। क्योंकि हो सकता है जिस चीज को आप आज असंभव समझते हैं वही कल आपकी पहचान बन जाए। और यही है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। धन्यवाद।